आज हम राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण का प्रतिरोध, जिसके अंतर्गत राजपूतों के पराजय के कारणों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि राजपूत जो कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध असफल रहे, वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इन कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो राजपूत शासकों में एकता की कमी। दूसरा कारण है दुर्गों की अभेद्यता में विश्वास। तीसरा था देशद्रोहियों की भूमिका, दिग्विजय की घातक परंपरा, सैनिक दुर्बलताएं, सुयोग्य नेतृत्व का अभाव, साधनों की कमी, गुप्तचर संगठन की कमी, अन्य कारण और निष्कर्ष। जैसा कि राजस्थान की जो राजपूत जाति जो युद्ध कला कौशल में पारंगत, लेकिन फिर भी क्या कमी रही कि वो अरबों तुर्कों के विरुद्ध लड़ने में असफल रहे। सुल्तानों से उनका मुकाबला हुआ और मुगलों से भी वो लड़े, लेकिन उन्होंने अपने हथियार क्यों डाले और उन्हें पराजय का मुंह क्यों देखना पड़ा। उसमें कुछ उनकी कमियां भी रही जो उन्होंने सुधार नहीं किया और एक लंबे समय तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। इसके अंतर्गत भारत की सामाजिक दशा भी इसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारत की अधिक से जनसंख्या जो है वो चतुर्थ वर्ग में आती है, और इस वर्ग की जो दयनीय दशा में भी भारत के गुलामी का एक कारण माना जा सकता है। और इस वर्ग में जब तुर्क उन्हें अपना शासन स्थापित किया, यहाँ सुल्तानों ने लंबे समय तक शासन चलाया, तो ऐसे समय में चतुर्थ वर्ग ने अब धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म ग्रहण किया। तो हम यहाँ समझेंगे राजपूतों के पराजय के कारण कौन कौन से कारण थे। तो राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजाओं को एक लंबे समय तक तुर्कों द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत से संघर्ष करना पड़ा। दोनों के संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण रहे। राजपूतों में शूरवीरता, पराक्रम तथा रण निपुणता की कमी नहीं थी, फिर भी वे असफल रहे। असफलता के लिए कई कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसमें पहला कारण है राजपूत शासकों में एकता की कमी। तो ये सबसे बड़ा कारण और उनकी असफलता का भी कारण ये रहा कि वो एक नहीं रहे। अगर पड़ोसी राज्य पर आक्रमण हुआ है तो वो तमाशा देखते थे, ये नहीं कि सहयोग करके उसकी सहायता करें। राजपूतों में घमंड और दम्भ की भावना भी उन्हें ऐसा करने से रोकती रही। तो राजपूत राजा अपने आप को पर्वतीय दुर्ग में सुरक्षित रखते थे, मतलब अधिकतर जो दुर्ग बनाए थे वो पर्वतों में बनाए गए थे। उनका यह मानना था कि पर्वत पे शत्रु आसानी से मतलब आक्रमण नहीं कर पाएगा, और उसको अगर युद्ध भी करना पड़े तो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरे राज्य को संकटों से में कोई लेना देना फिर नहीं रहता था। वो अपने दुर्ग को ही मान लेते थे कि मेरा राज्य सुरक्षित, अन्य दुर्गों से मुझे क्या लेना। और जो मैदानी युद्ध से भी वो ज़्यादा पारंगत नहीं हो पाते थे, और एक तरह से वो निश्चित वातावरण का निर्माण कर एकदम चिंता मुक्त हो जाते थे। उदाहरण के लिए यदि रणथंभौर की घेराबंदी के समय चित्तौड़ एवं जालौर के शासकों ने हम्बीर की सहायता घेरा डालने वाली खलजी सेना पर आक्रमण किया होता तो अलाउद्दीन खिलजी अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता के लिए कभी आगे नहीं आते, बल्कि अपना बदला पूरा करने की और सोचते, जिससे कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को काफी लाभ पहुंचा। जब अलाउद्दीन खिलजी सिवाना पर आक्रमण करता है तो जालौर पर कानड़ देव भी चुपचाप तमाशा देखता रहता है, और ये जो बाद में काफी घातक सिद्ध होता है।
इसके बाद नंबर नेक्स्ट, दुर्गों की अभेद्यता में विश्वास। तो राजपूत राजाओं ने दुर्गों पर ही अपने बड़े बड़े दुर्गों को पहाड़ियों पर बनाकर ये सोच लिया कि अब वो सुरक्षित है, अब शत्रु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर ऐसा सोचना उनका गलत था। दुर्गों का निर्माण पहाड़ी के शिखरों पर किया गया था, वहां पहुंचने का मार्ग दुर्गम होता था। दुर्गों का निर्माण का ध्येय था कि संकटपूर्ण स्थिति में आसानी से निपटा जा सकता है। राजपूत शासकों ने इन दुर्गों को ही सुरक्षा का आधार मानना शुरू कर दिया था कि ये सुरक्षा का आधार है दुर्ग, और इसके लिए वो ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देते थे युद्ध पे कि, और शत्रु सेना को कमजोर समझना, ये भी उनकी भयानक भूल थी। राजपूत शासकों ने इन दुर्गों को ही सुरक्षा का आधार मान लिया, और जो उनकी भयानक भूल थी, यह आत्मघातक नीति भी थी उनके लिए। जैसा कि हमने देखा पृथ्वीराज तृतीय के समय में ऐसा ही देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे राजा, राजपूत राजा जो शत्रु को कमजोर मानते रहे और बाद में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। शत्रु को घेराबंदी के समय बाहर से संपर्क टूट जाता था। जब शत्रु घेराबंदी कर लेते थे, जैसे कि अकबर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी की, तो लंबे समय तक घेराबंदी करने के कारण जो रसद थी वो अंदर पहुंचना बंद हो जाती थी, जिसके कारण अंदर दुर्ग के अंदर भी खलबली मच जाती थी। उन्हें राजपूत राजाओं को मजबूरी बस युद्ध करने के लिए आगे आना पड़ता था, और जैसे राजा रतन सिंह के साथ हुआ, और इस प्रकार की घेराबंदी उनके लिए फिर मुसीबत साबित होती थी। देशद्रोहियों की भूमिका, अगला जो पॉइंट है वो है राजपूत राजकारणों में देशद्रोहियों की भूमिका। तो देशद्रोहियों में हम देखें तो रणथंभौर अभियान के समय हम्पी के सेनानायक तथा मंत्री रणमल और रतिपाल, ये दो ऐसे थे विश्वासघाती। रणमल और रतिपाल ने व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर अपने राजा के साथ विश्वासघात किया। तो रणमल और रतिपाल जैसे विभीषण भी मौजूद थे, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने राजा को भी के साथ विश्वासघात करते हैं, और सुल्तान का साथ दिया। चित्तौड़ के अभियान के समय में देवपाल ने विश्वासघात किया। जब चित्तौड़ का अभियान चल रहा था तो उस समय देवपाल ने भी विश्वासघात किया राजा के साथ। जालोर अभियान के समय दहिया राजपूत, जालोर अभियान के समय दहिया राजपूत सरदार बीका का भी विश्वासघात पूर्ण व्यवहार रहा, जिससे कि राजा को व्यापक क्षति पहुंची और उनकी पराजय हुई। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, दिग्विजय की घातक परंपरा। तो राजपूतों में ये बहुत ही खराब परंपरा थी कि यदि कोई राजपूत राजा थोड़ी बहुत शक्ति इकट्ठी कर लेता या शक्तिशाली हो जाता तो वो दिग्विजय की ओर निकल पड़ता और अधिक शक्ति का निर्माण करने के लिए। और इसमें अगर उसको 2-4 विजय प्राप्त हो गई, लेकिन कहीं उसको पराजय का भी सामना करना पड़ता, जिससे कि राज्य की आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव पड़ता और राज्य की स्थिति अकाल में भी दयनीय हो जाती थी। तो यह परंपरा राजपूतों की पराजय का कारण बना। जब भी कोई राजपूत थोड़ी सी शक्ति अर्जित कर लेता तो वह विजय विजय में निकल पड़ता। इस घातक नीति ने आसपास के पड़ोसी राजाओं को आपसी शत्रु बना दिया था, क्योंकि ये चुपचाप अपनी नीतियों का निर्माण नहीं करते, सैनिक शक्ति में वृद्धि और उनको पारंगत करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि युद्ध के लिए सदैव लालायित रहते, जिससे कि पड़ोसी राजा सदैव शत्रु बने रहे। आपस में मित्रता इनमें नहीं बन पाई। पृथ्वीराज चौहान और हम्पी अपने सम्मुख उपस्थित तुर्क संकट के उपरांत भी दिग्विजय के लिए निकट पड़े। इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि तुर्क शक्ति जो धीरे धीरे बढ़ रही है उसको किसी भी तरीके से मिटाया जाए। सैनिक दुर्बलता, सैन्य संगठन में अनेक दोष विद्यमान थे। युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने की लालसा राजपूतों को सदैव कमजोर किए रही और रणनीति के दाव पे जो छोटे दूर रखती थी। तो ये माना जाता है कि राजपूत जो मतलब युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त हो, वो राजपूत, तो ऐसी बातें इनको और कमजोर करती थी और ये कूटनीति और दाव पेचों से हमेशा दूर रहे और वे शत्रु पक्ष की दयनीय स्थिति का भी लाभ नहीं उठा पाए। इसके विपरीत तुर्क लोग जो थे
छल कपट, विश्वासघात तथा अन्य सभी संभव उपायों से युद्ध जीतने को तत्पर तैयार रहते थे। प्रोफेसर हबीबुल्ला ने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उनका मानना है कि राजपूत की खतरे के प्रति उदासीनता, मतलब खतरे के प्रति उदासीनता में प्रेम आकर्षण का तत्व है। मतलब कहना चाहते हैं कि यदि इनको राजपूत राजाओं को यदि कोई विजय प्राप्त हो गई तो वो भोग विलास में डूब जाते थे और खतरे के प्रति उदासीनता बनाए रखते थे। जैसा कि पृथ्वीराज तृतीय के समय में देखने को मिलता है कि तराइन के मैदान में जब मोहम्मद गौरी को वो प्राइज प्रथम में कर देता है तो फिर वो भोग विलास में डूब जाता है और शत्रु को कमजोर मानकर वह मोहम्मद गौरी को दोबारा युद्ध करने के लिए कह देता है। लेकिन ये भी देखता है कि शत्रु छोड़ा गया शत्रु पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये चीज़ इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है राजपूत राजाओं में। और प्रोफेसर हबीबुल्ला ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि राजपूत की खतरे के प्रति उदासीनता में प्रेम आकर्षण का तत्व है। सुयोग्य नेतृत्व का अभाव। अब हम सुल्तानों में देखें तो मोहम्मद गौरी के बाद बेगम इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ये उच्च कोटि के सेनानायक थे। अगर अरबों में देखें तो महमूद गजनवी ने भी अपनी योग्यता का परिचय दिया। ये साहस न खोकर अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे। क्या करते थे? सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे और धर्म का एक उदाहरण देते थे, जिहाद का नारा देते थे, जिससे कि इनमें धार्मिक उन्माद भर जाता था। जबकि राजपूत राजा अपनी जनता और प्रजा और सेना का ही सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर अब घमंड और दम की भावना सदैव रही, जिसके कारण वो समाज का भी सहयोग नहीं ले पाए। और जैसा कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय ये समाज से अपने को काटे रखे, जिसके कारण समस्त हिंदू जो जाति थी वो एक रूप नहीं हो पाई, जबकि मुसलमानों में एकता विद्यमान थी। राजा भोग विलासी जीवन जीना, शत्रु को कमजोर समझना, अंधविश्वास में डूबना, ये भी उनकी कमजोरी मानी जा सकती है। इसके बाद है साधनों की कमी। तो साधनों की कमी में डॉक्टर के.एस. लाल के मतानुसार दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के प्रमुख कारणों में शायद उनकी सीमित साधनों का होना भी था। डॉक्टर के.एस. लाल मानते हैं कि साधनों का मतलब साधन तो थे लेकिन उनकी उपयोगिता कम थी। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि और अधिक शस्त्रों में किस प्रकार से सुधार किया जाए। जब विजय प्राप्त हो गई तो उसी संतुष्ट हो गए और उस भोग विलासी जीवन में डूब गए। तो इस प्रकार की जो दूरदृष्टि न होना ये भी राजपूतों की पराजय का कारण बनी। सीमित आय से भी सैनिक शक्ति को बढ़ाना संभव नहीं था और अकाल के समय सामान्य खर्चा चलाना भी कठिन हो जाता था। इसके विपरीत दिल्ली सल्तनत काफी साधन संपन्न थी। गुप्तचर संगठन की कमी ये भी एक कारण बना राजपूतों की पराजय के कारणों में कि राजपूत राजा को समय पर यही पता नहीं चल पाता था कि शत्रु की क्या मतलब रणनीति है, शत्रु क्या करना चाहता है, कहाँ से आक्रमण करेगा। उसके पास गुप्तचरों का अभाव और सही समय पर सही बात का पता न चल पाना भी राजपूत राजाओं की पराजय का कारण बना। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के जो गुप्तचर थे वो सामान्य वेश में शत्रु राज्य में विचरण करते रहते थे। गुप्तचर व्यवस्था के अभाव के कारण बहुत सी जरूरी सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूत राजा समय पर कार्य नहीं कर सके। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी गुप्तचर व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित थी। उसके गुप्तचर साधुओं, फकीरों और व्यापारियों के रूप में विभिन्न राज्यों में विचरण करते रहते थे, जो कि जरूरी सूचनाएं लाकर देते थे, जिससे कि शत्रु राजा की कमजोरियों का पता चलता था और युद्ध को लड़ने से पहले युद्ध को भूमिका बनाने में काफी सहायता मिलती थी, क्योंकि शत्रु का शत्रु कौन और शत्रु का शत्रु मित्र। इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था काफी सुल्तानों की विजय में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद अन्य कारणों में देखा तो सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था तात्पर्य कि हिंदू समाज
हिंदू समाज में जो कि वर्ण व्यवस्था काफ़ी घातक थी, अंधविश्वास पाखंडवाद उस समय चरम सीमा पे था, और उस समय स्त्रियों की दुर्दशा भी काफ़ी थी। तो ऐसे समय में जो एक अच्छी सोच होनी चाहिए समाज की वो नहीं थी, और चतुर्थ वर्ग जो था वो हीन और दयनीय दशा का शिकार था। अतः उसको युद्ध से कोई लेना देना नहीं, जबकि उस समय राजपूत और ब्राह्मणों ने कह दिया कि इनको युद्ध करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं है। जैसा कि हम महाभारत काल में देखते हैं कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य एकलव्य को मना कर देते हैं शिक्षा देने से। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे महाकाव्य काल में देखने को मिलती है, और ऐसे समय में राजपूतों में भी ये चीज़ देखने को मिली। तो इसलिए समाज एकजुट नहीं था उस समय, और अधिकतर जो वर्ग था समाज का वो ये मानता था कि हमें युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें हमारा काम ये नहीं है तलवार चलाना। तो इस प्रकार से क्या समझा, समाज जो कमजोर था और समाज में एकजुटता न होने के कारण तुर्क थे वो हावी होते गए, और भारतीय समाज की कमजोरियों का उन्होंने लाभ उठाते हुए उन्होंने जिहाद का नारा देते हुए बहुत सारे बहुसंख्यक हिंदुओं को मुसलमान इस्लाम धर्म परिवर्तित कराने में सफल है, और उन्हें आर्थिक लालच भी दिया, और यह समझाया कि आपको तो मंदिरों में भी नहीं घुसने देते, और आपको आपकी कोई यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति को जब उपेक्षित भारतीय समाज ने समझा तो उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। तो यह भी एक कारण माना जा सकता है कि पूरा जो एक फेवर हिंदू समाज का राजपूतों के पक्ष में होना चाहिए वो नहीं था, और एक तरह से विघटन की स्थिति पैदा थी। तो ये भी एक कारण था, मतलब राजपूत राजाओं के पराजय का कारण। इसके बाद हिंदू समाज का नेतृत्व राजपूतों के हाथों में था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग, तो चारों वर्ग में अगर राजपूत ही अन्य तीनों वर्गों का नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि इनका प्रतिशत एक सीमित दायरे में था, तो अन्य जो वर्ग थे वो युद्ध के प्रति उदासीन बने रहे, जिससे क्या हुआ कि विदेशी आक्रांताओं को हमारे भारत में सफलताएं प्राप्त हुई, क्योंकि और वर्गों ने ये कह दिया कि युद्ध करना तो क्षत्रियों का काम है, और अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मणों का काम, व्यापार करना वैश्य का काम, और चतुर्वर्ग का कार्य सेवा करना। तो यही भूल घातक सिद्ध हुई, और एक भारत लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। इसके बाद अजमेर, जालौर, नागौर आदि कुछ स्थानों पर मुस्लिम शासन की स्थापना ने भी, यहाँ पर पहले हिंदू राजाओं का राज्य था, लेकिन अजमेर, जालौर, नागौर आदि कुछ स्थानों पर मुस्लिम शासन की स्थापना ने भी राजपूतों की शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखा। निष्कर्ष के रूप में देखें तो तुर्कों और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में राजपूत हार गए, और राजपूताने के अधिकांश भूभाग पर भी अधिकार कायम हो गया। राजपूतों के अंतिम स्वतंत्र शासक मेवाड़ के राणा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो भारत में उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण राजपूतों आपस में लड़ने के कारण, या उनमें एकता का अभाव, दुर्गों की अभेद्यता में विश्वास, या देशद्रोही की भूमिका, सैनिक दुर्बलताएं, स्वयं नेतृत्व का अभाव, साधनों की कमी, गुप्तचर व्यवस्था में कमी। तो ये बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनको वो सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने सुधारा नहीं। और मुस्लिम जो तुर्कों की शत्रुता के अतिरिक्त हिंदू राजा आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, जैसा कि पृथ्वीराज तृतीय के समय में देखने को मिलता है कि जयचंद जो कि भीष्म सिद्ध होते हैं और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध ही मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाते हैं, और संयोगता वाला प्रकरण। इस प्रकार राजपूत राजाओं ने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि हमें किस प्रकार से समाज को अपने पक्ष में करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा कि जो हिंदू राजपूत राजा हैं वो आपस में एकजुट होकर शत्रुओं से निपटे, तो ये कमियां रही, और बिखराव की स्थिति ने ही राजपूत राजाओं की पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने इस वीडियो में राजपूतों की पराजय के कारणों के बारे में विस्तार से समझा, जिसमें कारण था राजपूत शासकों में एकता की कमी, दुर्गों की अभेद्यता में विश्वास, देशद्रोही की भूमिका,
जिसमें रणमा और अतिपाल, देवपाल और भैया राजपूत सरदार बीका का विश्वासघात हमने समझा। दिग्विजय की घातक परंपरा ये भी खतरनाक सिद्ध हुई। सैनिक दुर्बलताएं, सुयुग नेतृत्व का अभाव और संसाधनों की कमी का कारण सीमित साधन, आय के साधन होना और गुप्तचर संगठन की कमी। जबकि अलाउद्दीन के गुप्तचर थे वो साधुओं, फकीरों और व्यापारी लोगों में विभिन्न राज्यों में घूमते रहते थे। अन्य कारणों में सामाजिक व्यवस्था, हिंदू समाज का नेतृत्व राजपूतों के हाथ में होना, अजमेर, जालौन, नागौर आदि कुछ स्थानों पर मुस्लिम शासन की स्थापना ने भी राजपूतों की शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखा। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि भारत को लंबे समय तक गुलामी का जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।